हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, जिसका टॉपिक है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एनालॉग मॉड्यूलेशन का पार्ट था। अब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन स्कीम, जिसमें कैरियर के हिसाब से जो हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ रहे हैं उसमें कैरियर के हिसाब से 3 मॉड्यूलेशन स्कीम आती हैं। एक आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक आता है फ्रीक्वेंसी जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, और एक आता है फेज। बस डिफरेंस यहाँ क्या होता है, यहाँ पर नाम चेंज हो जाता है डिजिटल मॉड्यूलेशन की वजह से। यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ASK, FSK एंड PSK, जिसको अभी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया भी है कि कोहेरेंट बाइनरी मॉड्यूलेशन स्कीम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग डेटा लेते हैं, जो भी डेटा की पल्स होती है वो कॉन्टिन्यूअस वेव की जगह ऐसे पल्सेस के फॉर्म में होती है। जैसे यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर ये चीज़ 1 हो गई, फिर ये चीज़ 0 हो गई, ऐसे करके। यहाँ लिखा भी है कि D of t विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 और 0। तो ये चीज़ 1 हो गई, नीचे वाली टर्म 0 हो गई। इसी तरह से इसको अब ASK को हम लोग BASK, BFSK और BPSK भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि जनरेशन या डिटेक्शन बताओ ASK का या फिर BASK का, तो वो दोनों सिमिलर है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि नीड ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन की क्या है, मतलब डिजिटल मॉड्यूलेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन भी है, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो उसको होने के बावजूद भी हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जो भी अब इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में आता है कि नीड ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या है, तो इसमें आप लोग ये जो मैं बता रही हूँ ये पॉइंट्स तो लिखिएगा ही लिखिएगा। इसके साथ साथ एनालॉग सिग्नल की एडवांटेज क्या होती है डिजिटल सिग्नल के ऊपर, वो भी लिखिएगा कि जो डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उनमें एरर करेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। जो मैंने बताया था रीजनरेटिव रिपीटर्स का कॉन्सेप्ट की, अगर आपका जो भी सिग्नल है उसमें नॉइज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अपने सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए आप रीजनरेटिव रिपीटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ केवल डिजिटल सिस्टम में ही वैलिड है। इस तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो पॉइंट्स है वो यहाँ लिखे हुए हैं कि व्हेन इट इज नेसेसरी टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर अ बैंड पास चैनल, इट इज नेसेसरी टू मॉड्यूलेट डिजिटल डेटा। तो जो चीज़ नॉर्मल कम्युनिकेशन में थी कि अगर हमें किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हमें उसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर बैंड पास चैनल के एग्जाम्पल भी दिए हैं जो डिजिटल मॉड्यूलेशन में यूज होते हैं, जैसे कि टेलीफोन चैनल, माइक्रोवेव, रेडियो लिंक, सैटेलाइट चैनल और एन ऑप्टिकल फाइबर। फिर लिखा है कि डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन ऑफ पल्सेस। तो मैंने बताया था कि डिजिटल सिग्नल ट्रेन ऑफ पल्सेस के फॉर्म में होते हैं, बिट्स के फॉर्म में होते हैं। So when these pulses are to be transmitted over a communication medium without distorting its shape, the communication medium must have a larger bandwidth। और इसी वजह से जो भी मीडियम आप यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो आपका सिग्नल है वो उसको डिस्टॉर्ट ना करे, उसको डिस्ट्रक्ट ना करे। और यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली हम लोग टेलीफोन लाइन यूज करते हैं कम्युनिकेशन मीडियम की तरह। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि दिस कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू अ लैन और वैन। और ये जो कम्युनिकेशन है ये लैन या वैन के थ्रू हो सकता है। और मैंने बताई थी कि ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप एडवांटेज लिखना कि एनालॉग सिग्नल की एडवांटेज डिजिटल सिग्नल के ऊपर क्या एडवांटेज है। ठीक है, वो मैंने बता दी। उसके बाद है अब इसकी नीड क्या है डिजिटल मॉड्यूलेशन की, तो ये इमेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो DSP एक सब्जेक्ट है जो आप लोग नेक्स्ट सेम में पढ़ोगे, वहां पर ये चीज़ यूज होती है। फिर टेलीफोन फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग, तो ये टेक्स्ट मैसेजिंग में भी यूज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में मेरी डिजिटल मॉड्यूलेशन का यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो पेपर में आता है, जो है BASK ASK, जिसको हम लोग BASK या फिर ASK या फिर OOK भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको OOK क्यों बोलते हैं वो मैं बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका डायग्राम है, ऐसे मेरी BSK टेक्निक होती है। यहाँ पर लिखा भी है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आउटपुट। तो पहले मैं डायग्राम्स के थ्रू समझाती हूँ। ये मेरा डेटा है, कौन सा डेटा है, डिजिटल डेटा, जिसमें 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्मल सिग्नल हो गया। ये है मेरा कैरियर सिग्नल C of t, तो ये मेरा कैरियर सिग्नल हो गया। और ये है मेरा BASK का सिग्नल। तो इस सिग्नल में क्या है, ये सिग्नल बहुत इजी है। इसमें जहां पर भी 0 होता है, जहां पर भी 0 होगा वहां पर आपको कोई कैरियर सिग्नल नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सीधे एक सिंपल लाइन मिलेगी। ठीक है, और जहां पर आपका सिग्नल 1 होगा वहां पर आपको कैरियर सिग्नल मिल जाएगा। सिमिलरली 0 के केस में कोई सिग्नल नहीं, 1 के केस में कैरियर सिग्नल। और वही चीज ऊपर लिखी भी है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आउटपुट, मतलब जो BAS के सिग्नल है, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट डेटा वेदर इट शुड बी 0 लेवल और वेरिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कैरियर फ्रीक्वेंसी।
It represents the binary data in the form of variation. The binary signal when ASK modulated gives a zero value for low input. जैसे मैंने बताया कि अगर जीरो होगा तो वहां पर आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, और अगर हाई होगा तो उस केस में आपको कैरियर का आउटपुट मिलेगा, और इसीलिए इसको OOK भी बोलते हैं। OOK का क्या मतलब है? OOK का मतलब है ऑन ऑफ की। अगर 1 है तो ऑन रहेगा, आउटपुट मिलेगा, और अगर 0 है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना कि इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं। अब इसका जनरेशन की बात करते हैं। जैसे कि AM का जनरेशन था, वैसे ही BASK का भी जनरेशन है। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें NRZ यूनिपोलर डिजिटल सिग्नल लेना है। अब ये यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर का मतलब है कि यहाँ पर जो भी पोलैरिटी रहेगी वो चीज़ सिर्फ एक रहेगी, मतलब एक पोलैरिटी रहेगी। ठीक है, और NRZ का क्या मतलब होता है? NRZ का मतलब होता है नॉट रिटर्न टू जीरो, मतलब आपका जो भी सिग्नल होगा वो जीरो से पास नहीं करेगा, बाकी वो कहीं से भी पास करे, वो जीरो की जो लाइन होती है, जो ओरिजिन की लाइन होती है हमारे ग्राफ में, वो इस लाइन से कभी भी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सिग्नल हमें लेना है यहाँ पर। ये याद रखना कि हम लोग यहाँ पर NRZ यूनिपोलर सिग्नल ले रहे हैं, तो वो सिग्नल हमने लिया, इसको हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से भेजा। ठीक है, और हमने यहाँ पर साइन ओमेगा CT मतलब जो हमारा कैरियर सिग्नल है उससे हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमें ASK सिग्नल मिल गया। फिर हमने उसको सिंपली, जो मैंने ऊपर बताया था कि बैंड पास फिल्टर, आपका जो भी एग्जांपल्स दिए थे, टेलीफोन लाइन हो सकता है, सैटेलाइट लिंक हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर से आप अपने सिग्नल को भेज दोगे और आपको ASK सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ लिखी भी है कि द डिजिटल सिग्नल कमिंग फ्रॉम डिजिटल सोर्स इज अ यूनिपोलर NRZ सिग्नल विच एक्ट एज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फिर हमने इस NRZ सिग्नल को मल्टीप्लाई किया साइन ओमेगा CT से, तो हमें अपना ASK सिग्नल मिला। फिर उसको बैंड लिमिट करने के लिए हमने BPF मतलब बैंड पास फिल्टर से पास कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है इसका आउटपुट सिग्नल, कि ASK सिग्नल है क्या। तो याद रखना कि ASK सिग्नल का जो फॉर्म होता है वो इस फॉर्म में होता है, D ऑफ T साइन ओमेगा CT। ठीक है, अब ये साइन ओमेगा CT है, अगर आप कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ओमेगा CT आ जाएगा। ठीक, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये D ऑफ T है। इस D ऑफ T का क्या मतलब है कि अगर आपका ये D ऑफ T 1 है, मतलब आपका जो डेटा बिट है वो 1 है, उस केस में तो आपको अपना कैरियर सिग्नल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका D ऑफ T 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी होगा तो आपको हमेशा 0 मिलता है। तो ये टर्म याद रखना, ये ASK का वो है, मतलब जो एक्सप्रेशन होता है ये चीज़ वो है। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बैंडविड्थ क्या होती है ASK की, क्योंकि ये पेपर में आता है, तो बैंडविड्थ होती है ASK की 2FP। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है? तो इसमें कभी कभी कोई 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, या लॉन्ग आंसर में कभी कभी आ जाता है पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें एडवांटेज में क्या बताएंगे कि ये सिंपल है, इसका जो डायग्राम है, इसकी जो सर्किटरी है वो सिंपल है, और ये ईजी टू जनरेट एंड डिटेक्ट है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो सिग्नल है ये नॉइज सेंसिटिव है। मतलब मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसमें नॉइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है अगर वो नॉइज से अफेक्टेड है तो उस केस में आपका जो भी आउटपुट सिग्नल आएगा वो रिसीवर तक सही से पहुंच नहीं पाएगा, इसीलिए ASK ज़्यादातर नहीं यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो ये सेंसिटिव टू नॉइज होती है। एप्लीकेशन क्या है? इट इज़ यूज्ड इन एट वेरी लो बिटरेट, तो जहाँ पर ज़्यादा बिटरेट की ज़रूरत होती है या फिर जहाँ पर बहुत कम बिटरेट यूज़ होता है वहाँ पर हम ASK यूज़ करते हैं, और जहाँ पर जैसे जैसे बिटरेट बढ़ता है हम दूसरे जो भी स्कीम्स हैं मॉड्यूलेशन की वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन ऑफ ASK में 2 तरीके आते हैं, जैसे AM में भी था, कोहेरेंट डिटेक्शन था वहाँ पर, यहाँ पर भी है कोहेरेंट ASK डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट में क्या होगा, हमने अपना रिसीव्ड ASK सिग्नल मल्टीप्लायर पे भेजा। ठीक है, और ये हमारा लोकल ऑसिलेटर है जो कि मेरा AC cos ओमेगा CT को जनरेट कर रहा है। तो जैसे AM था वैसे ही ASK भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस यहाँ पर आता है कि यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके बाद डिसीजन डिवाइस से पास कर रहे हैं। अब ये डिसीजन डिवाइस और ये क्या वो मैं भी बताती हूँ कि आपका जो भी सिग्नल है, जैसे आपने यहाँ पर ASK सिग्नल का आउटपुट भेजा, ठीक है, आपको जो भी ASK सिग्नल था आपने उसको यहाँ पर भेजा मल्टीप्लायर पे, और मल्टीप्लायर में ये AC cos ओमेगा CT से ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये V ऑफ T मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट किया, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर डिसीजन डिवाइस से भेजेंगे तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लगा होता है, ये VTS जो है ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। अगर आपका जो भी आंसर है, जो भी इंटीग्रेट होके ये Z आया है, अगर ये VTH से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम लोग समझ जाते हैं कि जो भी बिट थी हमारी वो 1 थी, और अगर इसका ऑपोजिट केस होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी जो बिट थी वो 0 थी, और इसी तरीके से हम अपने डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
फिर आता है इसका सिंक्रोनस डिटेक्शन। ये इसका एक और तरीका है, लेकिन ये पेपर में ज्यादा आता नहीं है। अगर आप लोग को आएगा तो पेपर में कोहेरेंट एएसके डिटेक्शन ये डायग्राम बना दीजिएगा। सिंप्लिसिटी में जो सिंपल डायग्राम है वो यही है, ठीक। अब सिंक्रोनस डिटेक्शन है, तो सिंक्रोनस डिटेक्शन में क्या होगा, सिमिलर है, बस स्क्वायर लॉ डिटेक्टर लग जाएगा। लो पास फिल्टर लगाने के बाद कंपैरेटर के थ्रू पास करके वोल्टेज लिमिटर। लेकिन पेपर में जो आता है वो कोहेरेंट एएसके डिटेक्शन आता है, अगर नाम से पूछा जाए तो, ठीक है। तो यहां पर मेरा BASK खत्म हो गया। अब आता है BFSK। तो BFSK क्या है, कोहेरेंट बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की। तो ये इसका दूसरा पार्ट है डिजिटल मॉड्यूलेशन का। तो इसको भी मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ये मेरी डेटा है 0 1 0 1 और ये मेरा कैरियर सिग्नल है। तो इसका केस थोड़ा सा ऑपोजिट होता है ASK के। इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आपका डेटा बिट 1 होता है तो उस केस में आपका जो भी आउटपुट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। और अगर आपका जो डेटा बिट 0 है तो उस केस में आपके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी लो होती है। अब ये कैसे समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मेरी डेटा बिट 0 है तो उस केस में ये मेरा आउटपुट सिग्नल बन रहा है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। क्यों लो है, लो फ्रीक्वेंसी ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि ये जो वेव्स होंगी ये बहुत दूर दूर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेव्स दूर दूर हैं। और 1 में क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मेरा 1 सिग्नल है। तो यहाँ पर देखो ये है मेरी। तो हाई फ्रीक्वेंसी कैसे शो करोगे पेपर में, हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होंगी, जो भी पल्सेस होंगी वो बहुत पास पास होंगी, ठीक है। तो वो चीज यहाँ शो करी गई है। तो BFSK में क्या होगा, अगर 0 है तो लो फ्रीक्वेंसी, 1 है तो हाई फ्रीक्वेंसी। और वही चीज यहाँ पर लिखी भी है यहाँ पर कि अगर 1 है तो हाई फ्रीक्वेंसी, 0 है तो लो फ्रीक्वेंसी, ठीक। फिर आता है इसका एक्सप्रेशन ASK की तरह। तो इसका एक्सप्रेशन भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भी आता है। मेन इसमें क्या है, अगर आप डिजिटल मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हो तो मेन आपको इसका डायग्राम आना चाहिए, वेवफॉर्म आना चाहिए और इसका जनरेशन और जो इक्वेशन है वो, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप में होती है जिसमें AC cos ओमेगा CT प्लस D of t del t। यहाँ पर D of t क्या है, D of t मेरा डेटा बिट है, ठीक है। और ये जो C of t है ये क्या है, AC cos ओमेगा CT है। अगर D of t 1 है तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। और अगर D of t 0 है तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, ठीक है। और ये मैंने बताया था ना कि यूनिपोलर एनर्जेट का क्या मतलब है कि सिर्फ एक पोलैरिटी होगी। और बायपोलर में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये 0 हो गया सपोज करो, और सपोज करो ये A है, ये कुछ एम्पलीट्यूड है A, ठीक है। तो अगर ये यूनिपोलर है तो यूनिपोलर का क्या मतलब है, आपका पोलैरिटी सिर्फ एक होगी, 0 और A, मतलब सिर्फ पॉजिटिव रहेगी, ठीक। बायपोलर एनर्जेट में क्या होगा, आपकी पोलैरिटी 2 रहेंगी, मतलब यहाँ पर देखो -A है और ये A है, ठीक है। तो -A और 0, ठीक। तो अगर हम BFSK की बात करते हैं तो उस केस में हम बायपोलर एनर्जेट का यूज करते हैं, ठीक है। ASK में हम दूसरा यूज करते थे, BFSK में हम क्या यूज कर रहे हैं, बायपोलर एनर्जेट का, ठीक। तो ये इसका एक्सप्रेशन है जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है। ये इसका एक्सप्रेशन हुआ। और हमें पता है कि सिग्नल की जो पावर होती है वो कैसे निकलती है, अगर हम कैरियर सिग्नल की बात कर रहे हैं तो उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने यूनिट 1 में ही बताया था, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना कि पावर आप कैसे निकालते हो किसी सिग्नल की, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके और 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो अब हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ से AC की वैल्यू निकालें और यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक। तो AC स्क्वायर हमने एक साइड लिया और 2PS वहां चला गया, फिर AC हमने इसका अंडर रूट ले लिया तो हमें AC की ये वैल्यू मिली अंडर रूट ऑफ 2PS, ठीक है। ये अंडर रूट ऑफ 2PS हमने इस इक्वेशन में रख दिया तो हमें ये चीज मिली। अब ये सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो ये सारे मैथमेटिकल स्टेप्स लिखने पड़ेंगे और हमें पता भी है कि पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो PS क्या हो गया, EB अपॉन TB। तो इस PS की जगह आप EB अपॉन TB भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका जो भी डेटा बिट थी वो 1 है, ठीक है, सपोज करो। तो अगर वो डेटा बिट 1 होगी तो उस केस में ये जो पूरा टर्म होता है ये वाला, अगर ये 1 हो गया मतलब D of t आपका 1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा C प्लस ये डेल, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं BFSK में, हम उसको डिनोट करते हैं ओमेगा H ऑफ t से। ये H क्यों लगाए, ये H लगाए हाई के लिए, ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो 1 है मतलब हाई है, ठीक है। उसी तरह से 0 में क्या हो जाएगा, 0 के केस में ये चीज तो पूरी 0 ही हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा डेल t, ठीक है। तो ये cos ओमेगा C माइनस डेल है, तो ये मेरी लोअर टर्म हो गई। तो यहां से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपका BFSK सिग्नल होता एक्चुअली कैसे है, ठीक।
उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ BFSK। तो ये ASK से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑसिलेटर लगा रखा है। ऑसिलेटर क्या करेगा, हमारा ये जो सिग्नल है √2/TB cos ओमेगा HT और √2/TB cos ओमेगा LT, ठीक है, और ये ओमेगा H ओमेगा L मैंने बता दिया। तो वो सिग्नल्स को यहाँ पर ये मल्टीप्लायर के थ्रू भेजेगा। और दूसरे साइड पे आपको क्या लगाना है, दूसरे साइड पे आपको √PS/TB PHT और √PS/TB PLT। तो ये जो डायग्राम है इसमें हम लोग किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म हमने मल्टीप्लाई करी इस मल्टीप्लायर में, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने मल्टीप्लाई करी इस मल्टीप्लायर में। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को हमने एडर से भेजा। तो देखो आएगा क्या, यहाँ से आएगा, नीचे मैंने बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे क्या मिला, पहली मेरी टर्म ये थी, दूसरी टर्म ये थी, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है कि √PS PH cos ओमेगा t √PS PL cos ओमेगा LT, और यहाँ से हमें अपना BFSK सिग्नल मिल गया, ठीक है। तो इसकी थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं जो आप लोगों को पेपर में लिखने में इजी होगी। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑसिलेटर्स, हमने देख लिया, जो कि क्या कर रहा है, FH और FL बना रहा है। उसके बाद क्या है, आप ये डेटा की जो टेबल है इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि डेटा आपका क्या है, या तो 0 1 होगा, ठीक है। dt की वैल्यू क्या होगी, या तो -1 होगी या तो +1 होगी, ठीक। और PHT क्या होगा, PHT यहाँ पर 0 हो जाएगा। हमने इस एक्सप्रेशन में इसको रखा है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो वो चीज़ यहाँ 0 हो गई, ये चीज़ 1 हो गई। बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये मेरा हाई को डिनोट कर रहा है, ये मेरे लो को डिनोट कर रहा है। जब मेरी डेटा बिट 0 है तो उस केस में मेरा PLT 1 है, ठीक है। जब मेरी डेटा बिट हाई है तो उस केस में मेरा PHT 1 है, ठीक, सिंपल। उसके बाद है, ये तो यहाँ पर बताया गया कि ऑसिलेटर बेसिकली क्या इनपुट जनरेट कर रहा है। तो ये मेरा एक इनपुट हो गया और ये मेरा इनपुट हो गया। उसके बाद मल्टीप्लायर का जो भी आउटपुट है उसको हमने एडर के थ्रू पास कर दिया है, वो सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया, जो मैंने टेबल में बताया था कि अगर आपका जो डेटा है वो 0 है तो उस केस में PLT 1 होगा, अगर 1 है तो उस केस में PHT 1 होगा, ठीक है। तो ये आप लोग इजीली लिख सकते हो। अब ये आता है इसका डिटेक्शन सर्किट। तो BFSK का डिटेक्शन सर्किट भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और पेपर में आता भी बहुत कम चांसेस है कि ASK आए, ज़्यादातर चांसेस में BFSK और BPSK ही आता है। तो BFSK को अच्छे से पढ़ना। मैं जनरेशन मैंने बता दिया, अब आता है डिटेक्शन। तो इसका डिटेक्शन थोड़ा सा इजी है ऊपर वाले से। इसमें क्या करना है, जो आपका रिसीव्ड BFSK सिग्नल है उसको आपको 2 टुकड़ों में बांटना है। यहाँ पर हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मल्टीप्लायर लगा रखा है, ये हमारा मल्टीप्लायर है 2, ठीक है। एक साइड हमने BFSK सिग्नल दिया है मल्टीप्लायर पे और दूसरी साइड हमने यहाँ पर phi1t या u1t लिया है। अब ये phi1t या u1t क्या है, जो हमने ऊपर लिखा था, ये सिग्नल phi1t और u1t, ये पूरा टर्म, ठीक है। phi2t और u2t ये पूरा टर्म। तो ये चीज़ हमने अपने मल्टीप्लायर के दूसरे आउटपुट पे लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे जो भी आंसर मिलेगा उसको हम लोग इंटीग्रेटर पे भेजेंगे, ठीक है। तो ये 0 से TB dt इंटीग्रेटर है, यहाँ पर हमने भेजा। सिमिलरली यहाँ से जो आउटपुट मिला उसको दूसरे इंटीग्रेटर में भेजा और इन दोनों को कंबाइन करके एडर में भेज के हमने अपने क्या किया, यहाँ पर हमने डिसीजन डिवाइस लगा दिया जिसका एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, और ये थ्रेशोल्ड या VTH कितना है, 0 वोल्ट का है। एक चीज़ और, ये जो मल्टीप्लायर और इंटीग्रेटर का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग कोरिलेटर बोलते हैं। इसको याद रखना क्योंकि ये कम्युनिकेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। आगे आप लोग जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या और भी सब्जेक्ट, उनमें भी कोरिलेटर का काम होता है। तो याद रखना कि मल्टीप्लायर और इंटीग्रेटर का कॉम्बिनेशन कोरिलेटर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिसीजन कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि phi1t और u1t ये है, phi2t u2t ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर मेरा जो x3 है, अब ये x3 क्या है, ये वाला टर्म, ये जो मेरा एडर के बाद मुझे मिल रहा है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड कितना है, थ्रेशोल्ड मेरा 0 वोल्ट का है। तो सपोज करो ये जो तुम्हारा x3 है, जो आउटपुट है एडर का, अगर वो 0 से ज़्यादा आता है तो उस केस में हम सपोज करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो 1 ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। और अगर वो लेस देन 0 आता है तो उस केस में हम सपोज करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो 0 है, ठीक। तो सिंपल जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे वैसे ही हमने यहाँ भी किया। उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ BFSK कि BFSK की एडवांटेज क्या है। सबसे पहले इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो
हाई बैंडविड्थ का सिग्नल होता है, ठीक है। रिलेटिवली इजी टू इम्प्लीमेंट एज कम्पेयर्ड ऑफ पीएसके, तो अभी हम लोग पीएसके देखेंगे तो उससे इजी रहता है ये। उसके बाद बेटर नॉइज इम्यूनिटी, लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, तो ये याद रखना कि बीएफएसके में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मतलब एरर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एक कंपैरिजन टेबल भी पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि इट रिक्वायर्स हाईएस्ट बैंडविड्थ एज कंपेयर टू अदर सिस्टम। तो जितने भी सिस्टम है, बीएएसके है, बीएफएसके है, बीपीएसके, तो इन सभी सिस्टम से इसकी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आता है बीपीएसके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पीएसके भी बोलते हैं और पेपर में ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मॉड्यूलेशन टेक्निक है तीनों मॉड्यूलेशन में, और यही वो टेक्निक है जो हाई बिट रेट में यूज होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इन बीपीएसके द फेज ऑफ साइनसॉइडल कैरियर चेंजेस। तो अब ये कुछ क्या है, ये बाइनरी फेज है, तो यहाँ पर कुछ फेज चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये इस टेबल से समझ में आएगा कि अगर आपका सिग्नल 1 से 0 जा रहा है तो उस केस में आपकी फेज 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आपका सिग्नल अगर 0 से 1 में जा रहा है तो उस केस में भी आपका फेज 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 1 जा रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, और 0 से 0 जा रहा है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बाइपोलर एनआरजेड का ही यूज करते हैं, तो एएसके में हम यूनिपोलर का यूज करते हैं, एफएसके और पीएसके में बाइपोलर का, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, यहाँ पर बताया भी गया है कैसे कैसे क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर ये है इसका v ऑफ बीपीएसके टी इज इक्वल टू, ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ऐसे बताते हैं कि ये इसका एक एक्सप्रेशन हो गया, जैसे एफएसके का था, एएसके का था, वैसे इसका भी है कि अंडर रूट ऑफ 2 पीएस कॉस ओमेगा सीटी। कैसे आया, कॉस ओमेगा सीटी में हम एक पाई ऐड करते हैं। ये पाई क्यों ऐड करते हैं, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली, यहाँ पर इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम इसको बता सकें कि हमारे जो भी सिग्नल है उसमें 180 डिग्री का चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो वो चीज हमने टी ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ पी एस कॉस ओमेगा सी टी। अगर यहाँ पर 1 ट्रांसमिट होगा तो इस केस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 0 ट्रांसमिट होगा तो इस केस में -1 आ जाएगा। -1 क्या शो कर रहा है, अपोजिट फेज शो कर रहा है, ठीक है। और +1 ऊपर का फेज और -1 नीचे का ऑपोजिट फेज। वो डायग्राम अभी करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी करी है कि आप चाहो तो इस पीएस को एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी ला सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ डायग्राम्स भी समझाया है कि अगर आपका ये 1 0 1 0 ऐसे करके है, तो यहाँ पर देखो आपका जो सिग्नल है वो 0 से 1 हुआ, तो 0 से 1 के केस में क्या है कि आपका फेज चेंज होना चाहिए। तो ये हमारा सिग्नल था, ठीक है। इसको जाना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन ये जाएगा कैसे, ऐसे फेज इसकी चेंज हो गई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 1 से 0 जा रहा है, तो 1 से 0 जा रहा है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, जाना इसको नीचे की तरफ ऐसे चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा कैसे, ये अपनी फेज चेंज करके 180 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर ऊपर होगा तो नीचे से शुरू करेगा और नीचे होगा तो ऊपर से शुरू करेगा, ठीक। अब आता है बीपीएसके का जनरेशन स्कीम। इसका जनरेशन स्कीम बहुत इजी है, मेरे ख्याल से तीनों स्कीम में सबसे ज़्यादा इजी इसी का है। इसमें क्या करना है, हम अपने बाइनरी डेटा को बायपोलर एनआरजेड एनकोडर से भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से अपने कैरियर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वही चीज़ है कि अगर डी ऑफ टी -1 कब होगा, जब हमारा बाइनरी 0 होगा, और +1 कब होगा, जब बाइनरी 1 होगा, ठीक। ये इसका रिसीवर सिग्नल है। रिसीवर सिग्नल क्या है, कुछ कुछ मेरा बीएफएसके के सिमिलर ही है, बस डिफरेंस क्या था कि बीएफएसके में आप सिग्नल को 2 यूनिट में डिवाइड कर रहे थे, बीपीएसके के केस में सिर्फ 1 यूनिट होती है, ठीक है। जैसे कि बीपीएसके का सिग्नल यहाँ पर आया रिसीव्ड वाला, हमने यहाँ मल्टीप्लायर लगा रखा है, मल्टीप्लायर पे हमने phi1t या u1t जिसका एक्सप्रेशन ये है वो रखा, फिर यहाँ पर इंटीग्रेटर लगाया है, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो डिसीजन डिवाइस से जाएगा, जिसका थ्रेशोल्ड कितना है, सिमिलर है बीएफएसके के 0 है, और यहाँ से आपको अपना डेटा मिल जाएगा। अगर आपका x1 ग्रेटर देन 0 है तो आपको 1 मिलेगा, लेस देन 0 है तो 0 मिलेगा, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, इसकी बैंडविड्थ होती है 2FB। शायद मैंने BFSK की बैंडविड्थ नहीं बताई है, BFSK की बैंडविड्थ क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है तो BFSK की बैंडविड्थ 4FB होती है। तो सबकी बैंडविड्थ याद रखना, ये भी पेपर में आता है, ठीक है।
उसके बाद है इसकी एडवांटेज। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि ये इसकी बैंडविड्थ कम है एफएसके के। तो फिर आप लोग सोचोगे कि इस तरह से तो एएसके की भी बैंडविड्थ कम है एफएसके से, है, लेकिन बीपीएसके जो है वो बैंडविड्थ एफिशिएंट स्कीम है। साथ ही साथ इसमें जो भी एरर्स होते हैं वो बहुत ईजी रेक्टिफाई हो जाते हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी ज़्यादा बेस्ट होती है, इसीलिए हम लोग बीपीएसके ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द सिस्टम्स इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज, ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जनरेशन और डिटेक्शन स्कीम थोड़ी सी इजी, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होता है और पहले जमाने के जो मॉडेम्स आते थे, टेलीफोन मॉडेम्स, उसमें यूज होता था। ठीक, अब जो मैंने समझाया है, चाहो तो आप लोग एग्जाम में ये डायग्राम भी बना सकते हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर ASK का सिग्नल है तो क्या होगा, 1 के केस में सिग्नल मिलेगा, 0 के केस में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, FSK में क्या होगा, 0 के केस में लो फ्रिक्वेंसी, 1 के केस में हाई फ्रिक्वेंसी। PSK में क्या होगा, 0 से 1 जा रहा है तो यहाँ पर इस केस में आपका फेज चेंज हो गया, उसी तरह से 1 से 0 के केस में चेंज होगा, ऐसे ही आप PSK का सिग्नल बना सकते हो। ठीक है, अब आता है इसका कंपैरिजन जो पेपर में आ चुका है। सबसे पहले चेंजेबल मॉड्यूलेशन कैरेक्टरिस्टिक, तो ASK में क्या चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, FSK में फ्रीक्वेंसी, PSK में फेज। तो वो तो हमें पता ही है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी, फेज मॉड्यूलेशन में फेज, उसी तरह से यहाँ पर भी सिमिलर है। ठीक, बैंडविड्थ मैंने बता दी, बैंडविड्थ क्या है इसकी, 2FP है, 4FP, 2FP। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये P ऑफ E जो होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को बताता है कि एरर होने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर देखो ASK में चांसेस सबसे हाईएस्ट हैं, तभी ASK को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो चाहना तो अगर ये पेपर में अगर आता है कि आप बताओ ASK क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, तो उस केस में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, इसकी लोअर होती है, इसकी लोवेस्ट होती है, नॉइज इम्यूनिटी इसकी वर्स्ट होती है। ठीक है, मतलब नॉइज से बचने की जो क्षमता होती है वो सबसे खराब होती है ASK में। फिर BFSK में गुड होती है, PSK में बेस्ट होती है। SNR इसका लोवेस्ट होता है, इसका हाइयर होता है, इसका हाईएस्ट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिट रेट एंड डिटेक्शन मेथड, तो डिटेक्शन मेथड इसका एनवेलप और कोहेरेंट, और कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिट रेट में सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आप लोग लिख सकते हो कि ASK इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो हाईएस्ट है, नॉइस इम्यूनिटी वर्स्ट है, और SNR भी उसका लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब आता है मेरी नेक्स्ट स्कीम जो आती है QPSK। तो 2 स्कीम इसमें आती है हमारे सिलेबस में, एक आता है QPSK, एक आता है MSK। QPSK ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए MSK है, लेकिन सिंस सिलेबस में है हमारे तो हम पढ़ लेते हैं कि QPSK क्या है। तो देयर आर 3 मेन एम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो रिलायबल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को कम कर सके, और चैनल की बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। फिर आता है हमारा कि QPSK क्या है। मैंने बताया ना कि कोहेरेंट क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन स्कीम में 2 स्कीमें आती हैं, QPSK एंड MSK, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग एंड मिनिमम शिफ्ट कीइंग। तो पहले QPSK देते हैं। अब इसका नाम QPSK क्यों है, QPSK इसका नाम इसलिए है, मतलब PSK तो है लेकिन QP मतलब Q लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है, Q का मतलब होता है क्वाड्रेचर, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री फेज अपार्ट, मतलब जो भी सिग्नल होंगे, जो भी बिट्स होंगी वो 90 डिग्री फेज अपार्ट होंगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है कॉस और साइन, क्योंकि कॉस और साइन में क्या होता है, जैसे आपका कॉस का सिग्नल होता है तो वो 1 से शुरू होता है ना, ऐसे यहाँ पर 1, और जो साइन का सिग्नल होता है वो 0 से शुरू होता है ना, 0 से। तो ये दोनों क्या हो गए कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया इन दोनों में। ठीक है, तो अब QPSK में हम 2 बिट्स यूज करते हैं, एक होता है इवन बिट जिसको हम D ऑफ E से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है D ऑफ नॉट। ये हम लोग आगे भी देखेंगे तो पता चलेगा। याद रखना कि इवन बिट को हम लोग कॉस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ऑड बिट को साइन के साथ, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली है। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बिट्स हैं वो 90 डिग्री फेस अपार्ट है, मतलब एक 0 होगी तो एक 180, एक 270, एक 360, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे समझने के लिए। और ये बैंडविड्थ एफिशिएंट टेक्निक है। ये इसका एक्सप्रेशन होता है जो होता है V ऑफ QPSK इज इक्वल टू √2PS cos ओमेगा CT प्लस 2m+1 π/4। अब ये थोड़ा थोड़ा PSK की तरह, मतलब पाई यहाँ पर तो है, लेकिन ये 2m+1/4 क्यों है, m की वैल्यू आपकी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
अब है QPSK इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 स्टेट PSK। तो मैंने बताया था कि ये PSK का ये एक फॉर्म है, वो भी 4 स्टेट PSK है। ठीक है, अब QPSK के अंदर बेसिकली दो ट्रांसमीटर सर्किट्स आते हैं, एक आता है ऑफसेट, एक आता है नॉन ऑफसेट। तो इसका डायग्राम यहाँ पर होगा ऑफसेट का। ठीक है, तो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर ऑफसेट बताया है कि ऑफसेट QPSK या फिर स्टैगर्ड QPSK ट्रांसमीटर, ज्यादातर यही आता है। देखो इसमें क्या करते हैं, हम बाइनरी डेटा लिया, सिमिलर जैसे PSK का करते थे। ठीक है, अपना बाइपोलर एनआरजेड इनकोडर से भेजा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर लगा दिया। ये डीमल्टीप्लेक्सर क्यों लगाया हुआ है? डीमल्टीप्लेक्सर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हमारी ये जो डेटा बिट है D ऑफ T, इसको दो चीज़ों में बेसिकली डिवाइड करना, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, एक इवन टर्म, दूसरी ऑड टर्म। ठीक है, तभी तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमने इनमें इवन और ऑड टर्म्स का डिविजन कर दिया। ठीक, फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लायर लगा रखा है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट ऑफ PS, सॉरी यहाँ पर ये साइन ओमेगा CT नहीं है, कॉस ओमेगा CT है। मैंने बताया ना कि इवन टर्म को हम कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑड टर्म को साइन से। ठीक है, तो उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके अपने एडर से भेजा और यहाँ से हमें अपना QPSK सिग्नल मिल गया। ठीक, तो ये डायग्राम भी याद रखना। मुझे पता है कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मेन क्या है कि इसमें डायग्राम बहुत सारे हैं, सारे डायग्राम को रिमेंबर करना मुश्किल है, लेकिन यही है कि इसका QPSK का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का फुल्का सिमिलर है BFSK के, कि यहाँ पर अपने सिग्नल को हम दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर बताया गया है कि 0 है तो -1 वोल्ट रहेगा, 1 है तो +1 वोल्ट। अब इस टेक्निक को हम लोग ऑफसेट QPSK कहते हैं। क्यों ऑफसेट कहते हैं? देखो, द फर्स्ट ऑड बिट विल अकर बिफोर द फर्स्ट इवन बिट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहली ऑड बिट होती है वो इवन बिट से पहले आती है। क्यों आती है? देखो, ये जो ऑड बिट होती है इसमें हम लोग साइन लगाते हैं, ठीक है, और इवन में हम कॉस लगाते हैं। तो देयरफॉर द इवन बिट स्ट्रीम DET विल स्टार्ट विद अ डिले ऑफ 1 बिट पीरियड आफ्टर द फर्स्ट ऑड बिट। दिस डिले इज इक्वल टू 1 बिट पीरियड, दिस डिले इज कॉल्ड ऑफसेट। तो ये जो डिले होता है, मतलब कि हमारी जो ऑड बिट है वो पहले अकर कर जाती है मेरी इवन बिट से, वो अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। इस डिले को ही हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया कि अंडर रूट ऑफ PS DOT साइन ओमेगा T, मतलब ऑड के साथ हम साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इवन के साथ कॉस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डायग्राम खुद से बना दिया है, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले सपोज करो आपकी कोई डेटा बिट है, ठीक है, तो मैंने डेटा बिट ले लिया 0 1 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारी डेटा बिट हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो हमने ये 0 लिया। अब लेवल्स हमने कैसे डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर बाइपोलर NRZ फॉर्म है तो यहाँ प्लस होगा, 0 होगा और -1 होगा। ठीक है, तो ये मेरा 0 से चला, ये मेरा सिग्नल 0 से। एक चीज और, ये बाइपोलर NRZ है। ठीक है, तो बाइपोलर तो हमें समझ में आ गया कि -1 0 +1। NRZ में क्या होगा, NRZ सिग्नल में जो 0 होता है वो -1 से शो होता है। ठीक है, और जो 1 होता है वो +1 से शो होता है। तो ये भी याद रखना कि कैसे कैसे किस में क्या यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पर 1 1 शो किया, फिर 0 शो किया, ऐसे हमने पूरा टेबल शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें इवन बिट निकालनी है और ऑड बिट निकालनी है। ठीक है, इवन बिट क्या होगी, इवन बिट यहाँ से शुरू होंगी, जैसे ये 1 है तो ये सेकंड होगा, ये बिट थर्ड होगी, ये बिट फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी और ये सिक्स्थ होगी। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड बिट है, मतलब ये मेरी इवन बिट हो गई। तो यहाँ पर हमने ये 1 कर दिया। अब यहाँ पर तो TB का डिस्टेंस था, जो टाइम पीरियड था वो TB था। हमारे इवन सिग्नल में ये टाइम पीरियड 2 TB हो जाता है। ये चीज याद रखना कि हमारे नॉर्मल सिग्नल में TB रहता है और इवन सिग्नल में ये जो टाइम पीरियड है ये 2 TB हो जाता है। मतलब ये जो आप लाइन बनाओगे ये आप 2 टाइम पीरियड के लिए बनाओगे। ठीक है, ये 4 पे क्या है, 4 पे मेरा 0 है, मतलब ये जो 0 है ये 2 टाइम पीरियड के लिए आएगा। ठीक है, फिर 6 पे भी 0 है तो ये भी 2 टाइम पीरियड के लिए आएगा। ठीक, फिर है मेरा 1। अब ऑड बिट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 मेरा नीचे से शुरू होगा और ये भी 2 बिट पे जाएगा। उसी तरह से आगे बनता रहेगा। अब जो मैं ऑफसेट की बात कर रही थी वो यही ऑफसेट है कि जो मेरी ऑड टर्म है वो पहले शुरू हो रही है और इवन वाली बाद में शुरू हो रही है। तो यही है डिले और इसी को हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बेसिकली
ये है हमारा कॉस का सिग्नल, अंडर रूट ऑफ पी एस कॉस ओमेगा टी, जो हम मल्टीप्लायर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो ऊपर है ना, ये जो सिग्नल है अंडर रूट ऑफ पी एस साइन ओमेगा सी टी और कॉस ओमेगा सी टी। तो ये मेरा कॉस वाला हो गया और ये मेरा साइन वाला सिग्नल हो गया। कॉस में क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और साइन 0 मतलब 0 से शुरू होता है, तो ये हमारा सिग्नल हो गया। फाइनल केसेस में क्या होगा, फाइनल स्टेज में ये हमें अपना सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने बताया था कि अगर 1 से 0 के केस में मैंने लिख भी दिया है कि 0 से 1 के केस में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये कौन सी है, ये वाली, ये इवन टर्म है, जो मैंने ऊपर बताया भी था कि इवन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन को हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली टर्म इवन वाली और ये वाली टर्म, ये जब मल्टीप्लाई होगी तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ तो कोई चेंज आने नहीं वाला, 1 से 0 जा रहा है मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो देखो यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं मिला, यहाँ पर जब 1 से 0 हुआ तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से मेरा साइन और जो और टर्म है वो भी मल्टीप्लाई होके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। अगर डायग्राम में कोई इशू हो तो यहाँ पर भी सेम चीज बताई गई है कि इवन नंबर है तो यहाँ पर भी फेज शिफ्ट हो रहा है और ऑड नंबर में भी फेज शिफ्ट हो रहा है, तो चाहो तो यहाँ से भी समझ सकते हो उस चीज को, ठीक। अब आता है नॉन ऑफसेट क्यूपीएस के। नॉन ऑफसेट में क्या होगा, नॉन ऑफसेट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो भी इवन बिट थी वो बाद में शुरू हो रही थी और ऑड बिट हमारी पहले शुरू हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिले लगा देंगे कि देखो यहाँ पर ये है मेरी इवन बिट, ये है मेरी ऑड बिट, एक्स्ट्रा कहाँ पर है, ये चीज है ना। अगर ये ऑड बिट यहाँ से शुरू होती तब तो कोई डिले होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी ऑड बिट को टीबी से डिले करवा देंगे। तो वही चीज है, डायग्राम पूरा सेम रहेगा, बस टीबी का डिले इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो कितनी होती है, एफ ऑफ बी होती है। अब आता है क्यूपीएसके का रिसीवर, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझते हैं कैसे। क्यूपीएसके के रिसीवर में क्या होता है, ये है मेरा रिसीव सिग्नल, ठीक है, ये है मेरा मल्टीप्लायर, ठीक। तो मल्टीप्लायर पे हमने क्या किया, मल्टीप्लायर पे हमने अपना रिसीव सिग्नल भेज दिया, ठीक है। तो हमने एक साइड मल्टीप्लायर के रिसीव सिग्नल भेजा और नीचे वाले मल्टीप्लायर पे भी अपना रिसीव सिग्नल भेज दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम अपने रिसीव सिग्नल को 3 स्टेजेस से भेजेंगे। सबसे पहला स्टेज होता है रेज इनपुट टू द 4th पावर, मतलब अगर ये आपका एस ऑफ टी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी 4th पावर लग जाएगी, ठीक। तो आपका सिग्नल कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है बैंड पास फिल्टर ऑफ 4f0, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पर जो भी बैंड पास फिल्टर है जो उस पर्टिकुलर बैंड को पास करना चाहेगा वो उसको पास कर देगा, ठीक है। फिर उसको पास करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर से, तो वहां से हमें 2 कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा कॉस का कंपोनेंट और एक मिलेगा साइन का कंपोनेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर के एक साइड पे कॉस लगा देंगे और दूसरे मल्टीप्लायर के दूसरे साइड पे हम लोग साइन लगा देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लायर का जो भी आपको इनपुट मिलेगा वो आपको किससे भेजना है, अपने इंटीग्रेटर से, और यहाँ पर भी अपने इंटीग्रेटर से भेजना है, ठीक है। तो अब ये कॉस है और ये साइन है, तो इसकी लिमिट याद रखना कि साइन का जब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन तो उस केस में लिमिट होती है 2k + 1 2k - 1, ठीक है। और कॉस के केस में क्या होती है, 2k और 2k + 2। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हम यहाँ इवन और ऑड को बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लेक्सर से भेज के अपनी डेटा बिट ले लेते हैं। तो इसका डायग्राम याद रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक। तो ये होता है मेरा क्यूपीएस के सिग्नल खत्म। अब आता है इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है एमएसके, और सबसे ज्यादा ये पेपर में यही पूछा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं पहले समझाती हूँ, उसके बाद इसका पूरा समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डिफरेंस बिटवीन एमएसके एंड क्यूपीएसके, कि डिफरेंस क्या है एमएसके और क्यूपीएसके के अंदर। सबसे पहले इन द एमएसके सिस्टम द बेस बैंड सिग्नल विच इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द क्वाड्रेचर कैरियर इज अ स्मूथ सिग्नल रादर देन अ रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो क्यूपीएसके में जो हमारा कैरियर सिग्नल हो रहा था वो रेक्टेंगुलर सिग्नल था, लेकिन बैंड इसके एमएसके के केस में जो हमारा सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो मेरा स्मूथ सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है द स्पेक्ट्रम ऑफ एमएसके हैज मच वाइडर मेन लोब as compared to that of QPSK. The side lobe of MSK are much smaller as compared to QPSK. तो ये इस डायग्राम से समझ सकते हो कि ये है मेरा मेन लोब, ऐसे करके ये है मेरा मेन लोब और ये है मेरे साइड लोब, ठीक है।
तो एमएसके के केस में ये जो मेन लोब है ये बहुत ब्रॉडर होता है क्यूपीएसके के कंपैरिजन में, और साइड लोब छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि द वेव फॉर्म ऑफ एमएसके एग्जिबिट अ फेस कॉन्टिन्यूटी। तो एमएसके का जो वेव फॉर्म है उसमें फेस कॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक, तो ये मेरे 3 डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमएसके को हम लोग शेप्ड क्यूपीएसके क्यों कहते हैं? क्योंकि वही चीज है कि यहाँ पर जो हम लोग कैरियर सिग्नल यूज कर रहे हैं वो एक स्मूथ सिग्नल है। ठीक है, अब आता है इसका हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ एमएसके, और ये भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका बेसिकली डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। इसमें क्या करना है कि इन द एमएसके अ हाई फ्रीक्वेंसी एफएच एंड लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू एफएल शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। तो एमएसके के अंदर जो आप हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है जो आप यूज कर रहे हो उसको आपको बहुत अटेंटिवली बेसिकली यूज करना है, उसको बहुत अटेंटिवली सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करोगे? उसके लिए आपको एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टेबी साइन ओमेगा एच टी साइन ओमेगा एल टी डी ऑफ टी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना। अब इसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसमें क्या है, हमने साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी। ठीक, फिर हमने इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन पे आओ। इस एक्सप्रेशन पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा साइन ओमेगा एच प्लस ओमेगा एल टी, और यहाँ से डी ऑफ टी की जगह टी भी मिल जाएगा, है ना? तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। और दूसरा हमें ये मिलेगा ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि कॉस को करोगे तो साइन मिलेगा, टी भी मिलेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कांस्टेंट टर्म है 1/2, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और उसी तरह से मेरा दूसरा टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि साइन 0 कब होता है? साइन 0 होता है एम पाई पे। अभी एम की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर एन पाई ले लिया है, यहाँ पर एम लिया है, एन यहाँ पर एन लिया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब क्या करना है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारा ये जो एक्सप्रेशन होता है ना कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, वो एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि ओमेगा एच था तो ये 2 पाई एफ एच हो गया प्लस 2 पाई एफ एल टी बी इज इक्वल्स टू एम पाई। सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी, सिमिलरली ये चीज मिलेगी। ठीक, अब याद रखना कि यहाँ पर जो W डैश होता है, जो हम लोग एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, वो WB/4 होती है, या फिर F डैश इज इक्वल टू FB/4। ठीक, अब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कैरियर फ्रीक्वेंसी में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ F डैश। ठीक है, जैसे हम लोग वहां पर लगाते थे अपने FM के केस में भी हमने यूज किया हुआ है ये, तो वो चीज यहाँ पर भी है कि हमारी जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी में कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रहा है। जैसे वहां पर हम डेल एफ यूज करते थे, यहाँ पर हम F डैश यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोअर फ्रीक्वेंसी में माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इस F डैश की वैल्यू FB+4 है, और यहाँ पर FB/4 का माइनस में है। ठीक है, अब है इक्वेशन 2 कि इक्वेशन 2 से क्या? तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। इस इक्वेशन 2 में हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हमने यहाँ से क्या किया? एम एफ बी की वैल्यू निकाली, यहाँ से एन एफ बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, और इक्वेशन 4 मतलब इस वाली से हमने क्या किया? इक्वेशन 4 से हमने एफ एच प्लस एफ एल इज इक्वल्स टू 2FC निकाला, और यहाँ पर एफ एच माइनस एफ एल इज इक्वल्स टू 2FB/4। तो ये हमने इक्वेशन 4 से निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 6 जो आई है, ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी एफ एच प्लस एफ एल को ऐड करके, मतलब हमने ये चीज और ये चीज ऐड करी, तो एफ सी प्लस एफ बी बाई 4 प्लस एफ सी माइनस एफ बी बाई 4, ये और ये कैंसिल हो गया, मिला क्या? 2FC। वो चीज यहाँ पर और वो चीज यहाँ पर आ गई। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, एफ सी की वैल्यू एम एफ बी बाई 4 मिलेगी, और एन की वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 7 और ये जो इक्वेशन 4 थी, इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे अपनी एफ सी और एन की, तो हमें एफ एच की वैल्यू ये मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसी की डेरिवेशन आती है कि एफ एच की वैल्यू ये डिराइव करिए और एफ एल की वैल्यू ये डिराइव करिए। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट में ये भी पूछते हैं कि एफ एच माइनस एफ एल की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस करके जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है? 2FB/4। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है।
और वो मैंने बता भी दिया। अब बोलते हैं कि इसका नेम MSK क्यों पड़ा। इसका नेम MSK इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी जो होती है, जो 90 डिग्री अपार्ट होती हैं फेजेस, वो चीज़ यहाँ पर मेंटेन की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है MSK की बैंडविड्थ। तो MSK की बैंडविड्थ सबसे अलग होती है। MSK की बैंडविड्थ 1.5 FB होती है। ठीक है, फिर आता है इसका जनरेशन ऑफ MSK। तो इसका जनरेशन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर लगा रखा है, यहाँ पर हम साइन ओमेगा CT भेज रहे हैं और दूसरी साइड पे हम कॉस डेल टी भेज रहे हैं। ठीक है, उसको हमने बैंड पास फिल्टर से पास कर दिया। तो बैंड पास फिल्टर की इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा सी प्लस डेल, और इसकी कितनी है, ओमेगा सी माइनस डेल। अब ये जो साइन ओमेगा CT है, कॉस डेल टी है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर साइन और कॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमने साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीज़, जैसे ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन था ये हमें वहाँ पर मिल गया। अब ये जो बैंड पास फिल्टर है, पहले की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी प्लस डेल, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, ये चीज़ आएगी, पास होगी, तो वो चीज़ यहाँ पास हो गई। सिमिलरली इसकी ओमेगा सी माइनस डेल है, तो उस केस में ये चीज़ पास होगी और ये चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एडर और सब्ट्रैक्टर लगा है। बेसिकली आपका ये जो सिग्नल है, इसको आपको एडर से भी भेजना है, सब्ट्रैक्टर से भी भेजना है। और ये वाला जो सिग्नल है, ये जो यहाँ पर आ रहा है, आपको इसको एडर से भी भेजना है, सब्ट्रैक्टर से भी भेजना है। ठीक है, उसके बाद जब ये सॉल्व करेंगे, मैं नीचे दिखाऊंगी, उसको आपको फिर से एक मल्टीप्लायर से भेजना है, जिसके एक साइड पे लगा है √2 PS d0t, दूसरे साइड पे लगा है √2 PS dt। ठीक है, फिर यहाँ पर एडर है और यहाँ पर हमें आउटपुट सिग्नल मिल गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको जब एक्सप्रेशन से समझेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ मैंने बता दी। अब x ऑफ t, ये जो चीज़ है, ये जो x ऑफ t है, ये कैसे आया, देखो पहले हम इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करेंगे। तो इन दोनों सिग्नल्स को ऐड किया, ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है, ये फॉर्मूला है साइन A cos B का, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली हमने y ऑफ t भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, अपने एक्सप्रेशन को √2 PS d0t और √2 PS dc से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने साइन A cos B का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, और cos A sin B का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जहाँ पर साइन ओमेगा सी प्लस डेल का टर्म है, मतलब यहाँ पर और ये वाला टर्म है ना, वहाँ पर इसको हमें कॉमन ले लेना है। उसी के साथ जो माइनस वाला टर्म है उसको एक साथ कॉमन ले लेना है। तो उसकी वजह से हमें एक हाई टर्म मिलेगा और एक लो टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट एक्सप्रेशन होता है मेरे MSK सिग्नल का। ठीक, अब आता है लास्ट, जो आता है MSK रिसीवर। तो MSK रिसीवर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है। MSK जो है पूरी टेक्निक, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पेपर में यही पूछी जाती है 10 नंबर में अगर आना होता है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये VMSK की है, मतलब मेरा रिसीव सिग्नल है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर लगा रखा है। ठीक है, एक साइड पे हम भेज रहे हैं साइन ओमेगा CT cos डेल टी, दूसरे साइड पे हम भेज रहे हैं cos ओमेगा CT sin डेल टी। मतलब एक साइड पे हमने अपना सिग्नल लगाया और दूसरी साइड पे हमने ये YT लगाया और x ऑफ t लगाया। ठीक है, अब जैसे हम लोग उस पे कर रहे थे QPSK में, वैसे ही हमें करना है। यहाँ पर हमने इंटीग्रेटर लगा रखा है। इंटीग्रेटर, ऊपर वाले इंटीग्रेटर की लिमिट कितनी है, 2k-1 से 2k+1 तक, और नीचे वाले की 2k से 2k+2 तक। फिर एक स्विच लगा रखा है, एक स्टोर सैंपल सर्किट लगा रखा है, और यहाँ पर एक और स्विच लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो यहाँ लिखी हुई हैं कि बोथ द इंटीग्रेटर विद इंटीग्रेट, तो दोनों इंटीग्रेटर इंटीग्रेट करेंगे। द स्विच S3 एट द आउटपुट विल देन स्विच बिटवीन द पोजीशन 1 and 2। तो ये जो स्विच S3 है, ये 1 और 2 के बीच में स्विच हो जाएगा, और जो भी आपको रिसीव सिग्नल होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो एक एडवांटेज आप लिख सकते हो स्मूथ, कि यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल होता है वो स्मूथ सिग्नल होता है। दूसरा, MSK का जो सिग्नल होता है वो कॉन्टिन्यूअस फेज सिग्नल है। उसके बाद QPSK के अंदर क्या होता है, एब्रप्ट चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज होती है कि यहाँ पर कोई एम्पलीट्यूड वेरिएशन नहीं है। अगर हम मेन लोब की बात करें तो इसका मेन लोब वाइडर होता है, और साइड लोब की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, जो मैंने ऊपर भी बता दी है। ठीक है, और ISI जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ ISI के केस में भी है कि ये लेस अफेक्टेड होता है ISI से। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी जो जनरेशन और डिटेक्शन टेक्निक है, जो हमने वो ऊपर देखा अभी, ये उससे QPSK से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, उसके बाद है कि
ये जो परफॉर्मेंस होती है MSK की, वो उसकी क्वालिटी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में मेंटेन करती है। मतलब आपने अगर सही से सिंक्रोनाइजेशन किया है तो उस केस में आपको MSK की परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, नहीं तो आपको MSK की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक, बैंडविड्थ मैंने बताई थी कि बैंडविड्थ MSK की 1.5 FB होती है और QPSK की FB होती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूअस फेज मॉड्यूलेशन, जो पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के केस में, तो उसको समझते हैं। Continuous phase modulation CPM is a method for modulation of data commonly used in wireless communication या फिर वायरलेस मॉडेम्स। तो जो ऐसे मॉडेम्स जहां पर वायर्स का यूज नहीं होता है वहां पर इस कॉन्टिन्यूअस फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। In contrast to other coherent digital phase modulation technique where the carrier pulse phase abruptly resets to zero at the start of every symbol with the CPM, the carrier phase is modulated in the continuous manner. Basically यहाँ पर क्या बताया गया, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई भी नॉर्मल अगर सिग्नल होगा तो वो अपनी जो फेज होती है वो एब्रप्टली चेंज करता है, मतलब 180 डिग्री से सीधे जीरो या फिर जीरो से एक से सीधे एक तरह से, मतलब क्विकली अपनी फेज चेंज करता है। लेकिन सीपीएम का जो सिग्नल होता है वो अपनी फेज एब्रप्टली नहीं चेंज करता है, जिसकी वजह से इसका एसएनआर अच्छा होता है, इसकी नॉइज इम्यूनिटी अच्छी होती है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो 180 अगर डिग्री से इसको 0 डिग्री जाना है तो ये ऐसे जाएगा, पहले 170 जाएगा फिर 190 जाएगा, जिसकी वजह से इसको ये सारी एडवांटेज मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है कि दिस डिसकंटिन्यूटी रिक्वायर्स अ रिलेटिवली लार्ज परसेंटेज ऑफ पावर टू अकर आउटसाइड द इंटेंडेड बैंड लीडिंग टू पुअर स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज लिखी है कि अगर आपका फेज एब्रप्टली चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या क्या डिसएडवांटेज आएंगी। ठीक है, इसी तरह से मेरी यूनिट 5 खत्म होती है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने QPSK का सिग्नल बताया, पूरी तरह से पूरा जो प्रोसीजर है वो MSK में भी है, तो वो वेव फॉर्म आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।